हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। बहुत छोटा सा एक्ट है, टोटल 18 सेक्शंस हैं जो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेकर 3 तक कवर करता है, चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 7 एंड चैप्टर 3 सेक्शन 8 to 18। मैं आपको केवल रेलेवेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है बस वही करवाऊंगी। नाउ कम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस एक्ट के हैं, जो हैं पहला, टू प्रोवाइड इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन वर्कर्स फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। अब सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर ये जो फ्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, क्योंकि आने वाले प्रोविजंस में ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और इसी के बेसिस पे एक्चुअली में ये एक्ट भी बना है। तो ये क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नाउ कम द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, which is to prevent discrimination against women while making recruitments. See, ये एक्ट आया था 1976 में। उससे पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, एम्प्लॉयर्स विमेन के अगेंस्ट 2 एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। नंबर 1, उनको रिक्रूटमेंट नहीं दे रहे थे, उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, उनके साथ रिक्रूटमेंट जब होते थे तब डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर इनकेस रिक्रूटमेंट हो भी गया तो उनको वेजेस कम मिलते थे, फिर वेज पेमेंट पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। मतलब इक्वल काम लेते थे वो जो मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो अपना हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। सिमिलरली फीमेल वर्कर्स भी काम कर रही थी, बट फीमेल वर्कर्स को लोअर वेजेस मिलते थे एज कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो यही 2 एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 1 वाइल मेकिंग रिक्रूटमेंट एंड नंबर 2 वाइल पेइंग देम द वेजेस, ये 2 एरियाज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसी को प्रिवेंट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए ये एक्ट एनफोर्स हुआ था। आईएलओ कन्वेंशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 आईएलओ कन्वेंशंस हैं। आईएलओ क्या होता है, इट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसपे इसकी सारी डिटेल्स होंगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1990 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी। इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं। पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 100, इट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कन्वेंशन 1951। ये ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है एंड इसको इंडिया ने रेटिफाई करा था 25 सितंबर 1958 को। अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी कन्वेंशन के बेसिस पे ये एक्ट इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट फॉर्म हुआ था और यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से कन्वेंशन के बेसिस पे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट फॉर्म हुआ था, एंड द आंसर इज कन्वेंशन नंबर 100। अनदर कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 111, ये क्या बोलता है, इट इज डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958, रेटिफाइड बाय इंडिया ऑन 3 जून 1960। एंड ये 2 कन्वेंशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से बिल्कुल मगअप कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं। मतलब क्वेश्चन जनरली एक आध रिपीट भी होता है कभी कभी, तो अगर हुआ तो इससे क्वेश्चन आराम से पुटअप हो सकता है। अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो यूएसए में सबसे पहला एक्ट आया था 1963 में, इक्वल पे एक्ट that has been passed, which came in force in the year 1963. It helped in erasing wage discrepancies based on sex. Gender या sex के बेसिस पे जो भी wage discrimination हो रहा था उसको erase करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए Equal Pay Act जून 1963 को फॉर्म हुआ था, कहाँ, यूएसए में। और सिमिलर एक्ट इक्वल पे एक्ट 1970 को इंग्लैंड में पास हुआ था एंड दैट एक्ट गेव राइट टू इंडिविजुअल वुमेन वर्कर्स टू क्लेम इक्वल पे फॉर सिमिलर वर्क। नाउ कम्स प्रोविजंस अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये बोलता है दैट किसी भी सिटीजन को उसके जेंडर के बेसिस पे इनएलिजिबल नहीं बोला जा सकता या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता while giving them the employment. 2 बहुत important articles हैं which are mentioned under our directive principles and those are Article 39A and Article 39D.
Article 39A says that men and women workers must have an equal right to an adequate livelihood. And Article 39D says that there must be equal pay for equal work. फ्रेंड्स, ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पहले भी बन चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं इनसे क्वेश्चंस, और अभी जो कमिंग एग्जाम्स हैं, इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम्स होंगे तो उससे इस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्वेश्चंस आराम से पुट अप हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उन पे एक वीडियो बनाऊंगी। और अगर हम बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, तो मैं सेकेंड पार्ट में आपको वो क्वेश्चंस जितने भी आए हैं एग्जाम्स में, मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, तो वो मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगी। डेट ऑफ एनफोर्समेंट। अगर हम एनफोर्समेंट की बात करें तो ये एक्ट प्लांटेशंस में, मतलब ऐसी स्टैब्लिशमेंट्स में जो प्लांटेशन लेबर एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, वो सारी की सारी स्टैब्लिशमेंट्स में ये एक्ट 15 अक्टूबर 1975 को अप्लाई हुआ था। और उसके अलावा जितनी भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां पर कब अप्लाई हुआ था? 1 जनवरी 1976। तो ये डेट प्लीज आप इसको याद कर लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन एक बार पुट अप हो भी चुका है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट सबसे पहले कहाँ अप्लाई हुआ था? एंड द आंसर इज प्लांटेशंस में। नाउ कम सेक्शन 2A। इट टॉक्स अबाउट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर तो कोई स्टैब्लिशमेंट रेलवेज है या माइंस है, ऑयल फील्ड्स हैं, बैंकिंग है, मेजर पोर्ट्स हैं, या कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंदर आती है, तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और इन सब के अलावा अदर देन दोज मेंशन्ड हियर, उन सारी स्टैब्लिशमेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। नाउ कम्स रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन का मतलब बहुत सिंपल है, जैसे वर्कर है जो काम कर रहा है, जो अपना हार्डवर्क पुट इन कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो भी उसको मिल रहा है उसके हार्डवर्क के अगेंस्ट, वो रेम्यूनरेशन की कैटेगरी में आएगा। और रेम्यूनरेशन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? बेसिक वेज प्लस, और दूसरा पार्ट वो सारे कॉम्पनसेशन जिसको हम इमोल्यूमेंट्स बोलते हैं, कॉम्पनसेशन बोल लो, जो उसको अदर देन द बेसिक वेजेस मिल रहा है। अब वो चाहे कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, वो कोई भी फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेम्यूनरेशन बोलेंगे। नाउ कम्स सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं इसको आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। सी, ये जो एक्ट है, ये एक्ट का बेसिस ही यही है कि अगर दो जॉब्स सेम है मतलब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स हैं, तो उन जॉब्स को करने के लिए जो भी वर्कर्स हैं उनको क्या है? उनको सेम वेजेस मिलने चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी दो जॉब्स हैं वो सिमिलर हैं? तो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का मतलब क्या है ये समझते हैं। सी, लेट्स से जॉब ए, देयर इज जॉब बी। अब इन दोनों जॉब्स को करने के लिए सेम स्किल्स चाहिए रही हमको, ठीक है, सेम एफर्ट्स चाहिए हमको। इन दोनों जॉब्स को करने के लिए सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चाहिए, एंड ये दोनों जॉब सिमिलर वर्किंग कंडीशंस में परफॉर्म हो रही है। सिमिलर वर्किंग कंडीशंस में परफॉर्म हो रही है, वर्किंग कंडीशंस। तो ये दोनों जॉब्स कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी? ये दोनों जॉब सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर की कैटेगरी में आ जाएंगी। एंड इन दोनों जॉब्स को करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज हैं, फिर उनको सिमिलर क्या मिलने चाहिए? वेजेस मिलने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। तो यही ये सेक्शन बोल रहा है। सेक्शन क्या है? सेम वर्क ऑफ सिमिलर नेचर मीन्स वर्क in respect of which skills, efforts, responsibility requires are same। ऐसी दो जॉब्स जिनके लिए सेम स्किल्स चाहिए, सेम एफर्ट्स चाहिए, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, और वो दोनों जॉब्स सिमिलर वर्किंग कंडीशंस में परफॉर्म हो रही हैं, तो वो दोनों जॉब्स कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी? सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। और फिर उन दो जॉब्स को करने के लिए जो भी वर्कर्स हैं उनको उनके जेंडर, उनको सेम वेजेस मिलने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ कम सेक्शन 2J।
अब ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी वर्ड और एक्सप्रेशन जो यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ मतलब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में मेंशन नहीं है, बट कहाँ मेंशनड है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मेंशनड है। तो हमको जो डेफिनेशन यहाँ दी गई है, हम सिमिलर डेफिनेशन को यहाँ भी यूज कर लेंगे। सिंपल है, यही बोल रहा है। लेट्स से XYZ एक वर्ड है जिसकी डेफिनेशन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में नहीं दी गई है, बट कहाँ दी गई है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दी गई है। तो हम लोग जब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग इस जो वर्ड है इसको वैसे ही समझेंगे जैसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बोला गया है। नाउ कम्स एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेक्शन 3। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। सी सपोज एक स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट ए, ठीक है। अब इसमें पहले से एक लॉ चल रहा है, पहले से एक लॉ के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, और उस लॉ के जो रूल्स हैं वो किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है उनके अगेंस्ट है, उनसे इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे केस में कौन से लॉ अप्लाई होगा? ऐसे केस में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के जो रूल्स है, जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे, और जो दूसरा एक्ट है इसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। और यही ये सेक्शन बात कर रहा है। नाउ सेक्शन 4, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन वर्कर्स। यहां पर गिव आएगा। अब पहला सबसेक्शन क्या बोल रहा है? नो एम्प्लॉयर शुड पे टू द वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम इन एनी एम्प्लॉयमेंट द रेम्यूनरेशन लेस देन ही इज पेइंग टू द वर्कर ऑफ ऑपोजिट जेंडर फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। किसी भी एम्प्लॉयर को एक वर्कर को जिसको उसने एम्प्लॉय करा है, जिसको उसने रिक्रूट करा है, उसको वो कम वेजेस नहीं दे सकता। किसके कंपैरिजन में? उस वर्कर के कंपैरिजन में जो उस पहले वर्कर के ऑपोजिट जेंडर का है, और बट वो काम जो कर रहे हैं वो सेम वर्क कर रहे हैं। वर्क कौन सा कर रहे हैं? सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कर रहे हैं। अब इसको ऐसे समझती हूँ मैं, आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ इस चीज को। अब इसमें जो फर्स्ट सब सेक्शन है वो क्या बोल रहा है? वो यही बोल रहा है ना कि कोई भी एम्प्लॉयर है उसको जिस भी वर्कर को उसने रिक्रूट करा है उसको वो कम वेजेस नहीं दे सकता इन कंपैरिजन टू द वर्कर ऑफ ऑपोजिट जेंडर। जो वर्कर ऑपोजिट जेंडर का है, लेट्स से यहाँ पर मेल और फीमेल की ही बात हो रही है, तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ। अगर उसने मेल, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके स्टैब्लिशमेंट में एक मेल काम कर रहा है, मेल वर्कर, अब उसने एक फीमेल को भी एम्प्लॉय कर लिया, तो सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वो फीमेल वर्कर को कम वेजेस नहीं दे सकता एज कंपेयर टू मेल वर्कर, प्रोवाइडेड कि ये दोनों कौन सी काम कर रहे हैं? वो वही काम कर रहे हैं जो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर की कैटेगरी में आता है। अगर ये दोनों वही काम कर रहे हैं तो इन दोनों को इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। बट एम्प्लॉयर ने क्या करा? इसको लेट से 100 रुपीज दे रखे हैं और इसको 80 रुपीज में ही रिक्रूट करा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो प्रोविजंस के अगेंस्ट काम कर रहा है, राइट? यहाँ पर तो इक्वालिटी है नहीं वेजेस में। तो सब सेक्शन 2 कह रहा है कि सब सेक्शन 1 में जो बोला गया है कि सिमिलर वेजेस होने चाहिए, उसको मानने के चक्कर में वो किसी भी एम्प्लॉय के वेज को रिड्यूस नहीं कर सकता। अब इसको देखो, यहाँ पर ये दोनों क्या है? अलग अलग, अनइक्वल है, राइट? तो इसको इक्वल बनाने के लिए वो ये भी कर सकता है ना कि इसको 80 कर दे, रादर देन वो इसको 100 दे, मतलब 20 रुपए इसको और ज्यादा दे। उसके लिए तो ज्यादा बेटर होगा ना, इससे वो 20 रुपए हटा दे। तो ये एक्ट इसको ये भी करने से रोक रहा है। मतलब अगर एम्प्लॉयर ऐसा करता है कि वो मेल वर्कर को ज्यादा रुपए दे रहा है, लेट्स से 100, और फीमेल वर्कर को उसने कम रुपए में एम्प्लॉय करा। अब वो देखता है कि भैया अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है, मुझे शायद पनिशमेंट मिल सकती है क्योंकि मैं प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो अब क्या करे कि वो इन दोनों को इक्वल करे? तो अगर वो इस पे 20 रुपए ऐड करेगा तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे एनीवेज, उसके पास से पैसे जाएंगे। तो रादर देन वो फीमेल को 20 रुपए एक्स्ट्रा दे, वो क्या कर सकता है? वो मेल वर्कर से 20 रुपए कम चार्ज कर सकता है ना, मतलब उसको वो 80 रुपीज दे सकता है। अगर वो 80 देगा तो यहाँ पर फिर इक्वालिटी हो ही गई। तो जो सबसेक्शन 2 है वो यही बोल रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1,
ये जो सब सेक्शन 1 में जो प्रोविजन दिए गए हैं, प्रोविजन कौन सा कि उसको दोनों वर्कर्स को, मतलब मेल और फीमेल वर्कर्स को इक्वल ही पे देना है, इक्वल वेजेस देना है। इसको कंप्लाई करने के चक्कर में वो किसी के वेजेस को रिड्यूस नहीं कर सकता। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया उस केस में वो 100 से 80 नहीं आ सकता। उसको जो फीमेल वर्कर है जिसको वो 80 दे रहा था उसी को उसको रेस करके 100 करना पड़ेगा। और यही ये चीज़ बोल रहा है कि वो फर्स्ट प्रोविजन को, सबसेक्शन फर्स्ट को के प्रोविजंस को फॉलो करने के चक्कर में वो किसी भी वर्कर के वेजेस को रिड्यूस नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको इक्वल पे देनी है तो वो जिसको कम दे रहा है उसी के वेजेस को रेस करना पड़ेगा, रादर देन डिडक्टिंग द वेजेस उसको रेस करने पड़ेंगे वेजेस। एंड आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। इसमें यही चीज समझाई गई है जो मैंने अभी आपको बताया। Now comes section 5. No discrimination to be made while recruitment of men and women workers. Men and women workers के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने वेजेस के एस्पेक्ट्स को पढ़ा कि वेज पेमेंट देने के टाइम पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था वो नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है इस एक्ट में, राइट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इस सेक्शन में पढ़ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेन एंड वुमेन वर्कर्स के अगेंस्ट तो वो भी नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था इन द ईयर 1987, जिसमें अमेंडमेंट में क्या हुआ, जिसमें प्रमोशंस, ट्रांसफर्स एंड ट्रेनिंग के दौरान जब विमेन वर्कर्स के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे उसको रोकने के लिए भी रोकने के लिए ये अमेंडमेंट हुआ था। तो 1987 के अमेंडमेंट के बाद क्या बोला गया कि आप रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको तो आप प्रिवेंट करोगे, बट अगर आप किसी फीमेल वर्कर के अगेंस्ट प्रमोशन देने के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, या ट्रांसफर के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, या उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो वो भी प्रोहिबिट है एज पर दिस एक्ट। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था, इन द ईयर 1987। और ये भी इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। लेट्स से ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमोशन, ट्रांसफर और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशन था उसको प्रोहिबिट करा गया था कौन से अमेंडमेंट में, एंड द आंसर वुड बी 1987। आई होप आपको ये वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। बट इस सेक्शन में एक और चीज लिखी हुई है, इसमें ये कह रहा है कि दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी प्रायोरिटी और रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और एक्स सर्विसमैन, retrenched employees of any other category of person। देखो अभी हम लोग क्या बात करें कि किसी भी विमेन वर्कर के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कि उसको एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर में और ट्रेनिंग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट जो भी रिजर्वेशंस दिए गए हैं इन शेड्यूल कैटेगरी, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं, जो भी रिलैक्सेशंस उनको मिलते हैं, अगर उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। लेट्स से एक मेल एम्प्लॉय है और एक फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक है। ये जो मेल एम्प्लॉय है ये रिजर्व कैटेगरी का एम्प्लॉय है और ये एक अनरिजर्व कैटेगरी की एम्प्लॉय है, और इस बेसिस पे इसको जॉब मिलती है और इसको नहीं मिल रही है जॉब। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जो फीमेल एम्प्लॉय है इसके साथ जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेल एम्प्लॉय है इसको जो जॉब मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको इसके कास्ट के बेसिस पे जो भी इसको रिजर्वेशंस मिले हैं उसके अगेंस्ट इसको जॉब मिली है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन मेंशन्ड है उस कैटेगरी में नहीं आएगा और एम्प्लॉयर को कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये एक्ट समझ में आया होगा, ये सेक्शन। इससे बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चंस पुटअप नहीं होते हैं, बस इंपॉर्टेंट जो है मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ।
और ये एक बार क्वेश्चन पुट अप हो भी चुका है फ्रेंड्स कि जो प्रमोशन ट्रांसफ़र एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट हुए थे वो कौन से अमेंडमेंट में हुए थे, एंड द आंसर वुड बी अमेंडमेंट ऑफ 1987। सेक्शन 6 एडवाइजरी कमेटी, इसको कौन फॉर्म करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमेटीज फॉर्म कर सकती है। क्यों? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन। एंड इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए? नॉट लेस देन 10 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट हाफ वुमेन होनी चाहिए। अगर 10 मेंबर्स हैं तो 5, अगर 20 हैं तो 10। कौन होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 में एक अथॉरिटी अपॉइंट होती है। कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर डिसाइडिंग एंड हियरिंग द क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। अब वो अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए? मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। मतलब एक अथॉरिटी जो कि लेबर ऑफिसर की रैंक से बिलो की नहीं है, वो अथॉरिटी अपॉइंट होती है फॉर डिसाइडिंग एंड हियरिंग द क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स जो इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। और वो अथॉरिटी को अपॉइंट कौन कर रहा है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है जिसमें हमको ये डिसाइड करना है कि दो जॉब्स सेम है कि नहीं है, आर दे ऑफ सेम नेचर और सिमिलर नेचर, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो भी वही अथॉरिटी डिसाइड करेगी जो सबसेक्शन 1 में अपॉइंटेड है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब अगर जो भी सबसेक्शन 1 में ये जो अथॉरिटी है जो अपॉइंटेड है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू, इसने कोई ऑर्डर पास करा, ठीक है, और ये ऑर्डर एम्प्लॉयर या वर्कर को पसंद नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा? अगर लेबर ऑफिसर के थ्रू जो भी ऑर्डर पास हुआ है वो ऑर्डर एम्प्लॉयर को या वर्कर को नहीं पसंद आता है, तो वो अपील कर सकता है विदिन 30 डेज के अंदर। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है, लेबर ऑफिसर ने जिस दिन ऑर्डर पास करा है उस दिन से 30 डेज के अंदर वो एक अपील कर सकता है। कौन? एम्प्लॉयर या वर्कर। और अपील किसको कर सकता है? एक दूसरी अथॉरिटी को, जो कौन अपॉइंट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, राइट। और वो अथॉरिटी क्या कर सकती है? या तो लेबर ऑफिसर का जो ऑर्डर है उसको कंफर्म कर सकती है, मतलब उसको एज इट इज रहने दे सकती है, या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है, या रिवर्स कर सकती है, मतलब ऑर्डर पास होने से पहले जो सिचुएशन थी वो वहां पर ला सकती है। तो इन तीनों केसेस में या तो वो कंफर्म करेगी या मॉडिफाई करेगी या रिवर्स करेगी। जो भी करेगी उसका ये ऑर्डर जो होगा वो फाइनल होगा, और इस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी रीक अपील नहीं कर सकता। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या हुआ यहाँ पर? एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी अपॉइंट करी, लेट से लेबर ऑफिसर को अपॉइंट करा। अब उसने एक डिस्प्यूट पे एक ऑर्डर पास करा। ये ऑर्डर या तो वर्कर को या एम्प्लॉयर को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या करा? इस डेट से, जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ था, इस डेट से 30 डेज के अंदर एक अपील करी। किसको? एक दूसरी अथॉरिटी को। और ये अथॉरिटी भी कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब इस अथॉरिटी के पास 3 रास्ते हैं, या तो वो कंफर्म कर सकती है लेबर ऑफिसर के ऑर्डर को, या मॉडिफाई कर सकती है, या वो रिवर्स कर सकती है इसके ऑर्डर को। और इन तीनों सिचुएशंस में इस अथॉरिटी, जो सेकेंड अथॉरिटी है जिसके पास अपील गई है, उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और इस अथॉरिटी के अगेंस्ट, इस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी री अपील नहीं हो सकती। Now comes subsection 8. The provisions of subsection 1 of section 33(3) of Industrial Dispute Act, जो रिकवरीज ऑफ मनी के प्रोविजंस है। अब देखो, सपोज क्या हुआ, जो भी डिस्प्यूट था वो किसके रिगार्डिंग था? वो वेजेस के रिगार्डिंग था कि एक जो वर्कर है, लेट्स से फीमेल वर्कर, उसको कम वेजेस मिले हैं एज कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो ऐसा डिस्प्यूट अराइज हुआ और लेबर कोर्ट ने या इस दूसरी अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास करा। वो ऑर्डर क्या था कि हाँ, एम्प्लॉयर ने गलती करी है, उसको जो है, जो फीमेल एम्प्लॉय था जिसको उसने कम वेजेस दिए हैं, उसको फुल वेजेस देने पड़ेंगे। अब सपोज 4 महीने पहले ही वो रिक्रूट हुई वो फीमेल
वर्कर और 4 महीने से उसको कम वेजेस मिल रहे हैं। 5वें महीने उसने अपील करी और लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 6ठे महीने या 5वें महीने जब भी उसने अपील करी, उस अपील पे डिसाइड हुआ, जो भी ऑर्डर पास हुआ और उस ऑर्डर पे ये डिसाइड हुआ कि हाँ, जो 4 मंथ से उसको कम पैसे मिल रहे हैं उसको उसका ड्यू मिलना चाहिए एम्प्लॉयर के थ्रू। अब रिकवरी होगी, तो रिकवरी का जो पूरा प्रोसीजर है, जो एम्प्लॉयर के पास से जो भी पैसे जो फीमेल वर्कर को जाने हैं उसको रिकवर करने के लिए जो भी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर इस एक्ट में मेंशन नहीं है। लेकिन वो प्रोसीजर कहाँ मेंशन्ड है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 33 में मेंशन्ड है और हम सेम प्रोसीजर को यहाँ अप्लाई करके रिकवरी करेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉयर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ कम सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 में इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है और वो इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एज टू वेदर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर बीइंग कंप्लाइड, मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस एक पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एम्प्लॉयर उनको फॉलो करना है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कौन करेगा? ये इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर करेगा और वो इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। नाउ कम्स पेनल्टीज पार्ट। अब मैटर एम्प्लॉयर ने कोई प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया लेट से, और उस पर पेनल्टी आ गई, उस पूरा डिसाइड हुआ मैटर और ये डिसाइड हो गया कि हाँ, जो एम्प्लॉयर था उसने कहीं ना कहीं प्रोविजंस को फॉलो नहीं कराया है, अब उसको पेनल्टी पड़ेगी। तो पेनल्टी किस सेंस में पड़ सकती है? पेनल्टीज 2 फॉर्म में पड़ सकती है। अगर ऑफेंसेस माइनर कैटेगरी के हैं तो उसको क्या पेनल्टी होगी? उसको या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 मंथ की, या फाइन पड़ सकता है 10,000 रुपीज का, या दोनों हो सकते हैं। अगर ऑफेंसेस मेजर है तो क्या हो सकता है ऐसे केस में? इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 मंथ्स की या 1 ईयर तक का, उसको 3 मंथ से 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। या अगर रिपीट होते हैं पनिशमेंट या ऑफेंसेस अगर रिपीट हो रहे हैं तो इस केस में 2 इयर्स तक की उसको पनिशमेंट हो सकती है, या फाइन पड़ सकता है 10,000 से 20,000 रुपीज का। अब ये मेजर और माइनर ऑफेंसेस कौन कौन से हैं इसको हम पढ़ते हैं। अब माइनर ऑफेंसेस की कैटेगरी में ये फ्यू ऑफेंसेस हैं। ए, फेलियर टू मेंटेन एनी रजिस्टर्स। अगर कोई रजिस्टर्स हैं जिसपे एम्प्लॉयज के सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं, उनके नेम, एड्रेस, वो क्या काम कर रहे हैं, वो किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम पे जाते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें वो चीजें लिखी रहती हैं। तो अगर एम्प्लॉयर उस रजिस्टर को मेंटेन करने में फेल हो जाता है तो वो माइनर ऑफेंस होगा। अगर उस रजिस्टर को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन होना था, इंस्पेक्टर आता है और वो एम्प्लॉयर से वो रजिस्टर मांग रहा है और एम्प्लॉयर उस रजिस्टर को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है, तो ऐसे केसेस को भी हम माइनर ऑफेंसेस बोलेंगे। अगर कोई एविडेंस देने में रिफ्यूज करता है, एविडेंस देने के लिए रिफ्यूजल होता है एम्प्लॉयर के थ्रू, तो वहां पर भी क्या होगा? हम उसको माइनर ऑफेंस मानेंगे। अब मेजर ऑफेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस को उन्होंने फॉलो नहीं करा, ये मेजर ऑफेंस है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क उसने प्रोवाइड नहीं करा, ये मेजर ऑफेंस है। डिस्क्रिमिनेशन करा ऑफ एनी सॉर्ट रिगार्डिंग जेंडर, मतलब जेंडर के बेसिस पे स्पेशली अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो क्या हो सकते हैं? मेजर ऑफेंसेस हो सकते हैं। तो ये दोनों जो थे पेनल्टीज थी, और मेजर और माइनर ऑफेंसेस में पेनल्टीज ये हैं। अगर माइनर है तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 मंथ की और 10,000 रुपीज का फाइन पड़ सकता है। अगर मेजर ऑफेंस है तो 3 मंथ से 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इन केस कंटिन्यू होता है ऑफेंस तो 2 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है वो इम्प्रिजनमेंट, प्लस 10,000 रुपीज से 20,000 रुपीज तक का फाइन पड़ सकता है। नाउ कम सेक्शन 13, पावर टू मेक रूल्स। सी, सेक्शन 7 में मैंने आपको बताया था कि ये एक अथॉरिटी अपॉइंट होती है टू हेयर एंड डिसाइड द क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स, और वो अथॉरिटी कौन अपॉइंट करता है? वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन वो डिसाइड और हेयर तो तब करेगी ना अथॉरिटी जब उसके पास कंप्लेंट्स जाएंगी। तो कंप्लेंट्स किस फॉर्मेट में बनेंगी, किस फॉर्मेट में फ्रेम आउट होंगी और किस
किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई वर्कर या एम्प्लॉयर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकता है, क्लेम कर सकता है, वो प्रोसीजर और वो जो भी रूल्स हैं वो कौन बनाएगा, वो रूल्स और प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और किससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है, जो भी रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे एम्प्लॉयर अपने वर्कर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है एक रजिस्टर में बना के रखता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड, या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको मेंटेन करने पड़ते हैं जो उसके वर्क से रिलेटेड है, जो भी स्टैब्लिशमेंट है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। रजिस्टर्स में एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स होती हैं, जो वर्क कैरी हो रहा है उसकी डिटेल्स होती है, उनकी टाइमिंग्स लिखी होती है, उनके वेजेस मतलब वो किन वेजेस पे रिक्रूट हुए हैं ये सब लिखा रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स मेंटेन करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट के जो रूल्स होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नाउ कम्स पावर टू मेक डिक्लेरेशन सेक्शन 16। अब इसमें क्या लिखा है, सी अगर किसी पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन है, लेट्स से डिफरेंसेस हैं, दो एम्प्लॉयज के बीच में वेजेस को लेके कुछ डिफरेंसेस हैं, बट वो डिफरेंसेस इस बेसिस पे नहीं है कि एक एम्प्लॉय दूसरे जेंडर का है, मतलब एक फीमेल है और एक मेल है, वो जो डिफरेंसेस हैं दैट आर डिफरेंसेस अदर देन दी जेंडर, अदर देन दी सेक्स। तो अगर ये डिफरेंसेस से जो हमारी गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो सेटिस्फाई हो जाती है, वो देखती है पहले कि हाँ यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस तो हैं एम्प्लॉयज के बीच में, मतलब एक एम्प्लॉय मेल है एक फीमेल है और उनको अलग अलग वेजेस मिल रहे हैं, या उनका रिक्रूटमेंट के टाइम पे कुछ हुआ है, मतलब मेल को शायद प्रायोरिटी मिल गई है, बट वो जो प्रायोरिटी मिली है या वो जो डिफरेंसेस हैं वो जेंडर के बेसिस पे नहीं है, मतलब जो मेल है अगर उसको रिक्रूटमेंट मिला है लेट्स से, या फीमेल्स को कम पैसे मिल रहे हैं, कम वेजेस मिल रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी के बेसिस पे हो सकते हैं, या जो मेल एम्प्लॉय है जिसको रिक्रूटमेंट मिला है ओवर द अदर फीमेल एम्प्लॉय, तो वो इस बेसिस पे हो सकता है कि वो एक रिजर्व्ड कैटेगरी का है और उसको उसकी जो कैटेगरी है उसका रिलैक्सेशन मिला है, उसके बेसिस पे जो भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके बेसिस पे उसको रिक्रूटमेंट मिला है। तो ऐसे जो डिफरेंसेस हैं जो कि सेक्स के बेसिस पे नहीं है, कोई अदर बेसिस पे हैं, और ये डिफरेंसेस से जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो क्या डिक्लेयर कर सकती है, वो ये डिक्लेयर कर सकती है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें ये डिफरेंसेस पाए गए हैं वो डिफरेंसेस कॉन्ट्रवेंशन नहीं है, मतलब वो प्रोविजन का कॉन्ट्रवेंशन नहीं है, हम उस डिफरेंसेस से जो एम्प्लॉयर है उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं करा है जो प्रोविजन के अगेंस्ट है, उसने लॉ में रहते हुए ही वो सब करा है, क्योंकि वो डिफरेंसेस जेंडर के बेसिस पे नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कब, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी आफ्टर ऑल द थिंग्स, सारी चीजें नोटिस करने के बाद, सारा इंस्पेक्ट करने के बाद, अगर वो ये सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ यहाँ पर डिफरेंसेस तो हैं, जो वर्कर्स हैं उनके बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो सेक्स के बेसिस पे नहीं है, जेंडर के बेसिस पे नहीं है, अदर देन जेंडर उनके बेसिस पे है, तो अगर ऐसा होता है जो एम्प्लॉयर है उसको कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस एक्ट से रिलेटेड, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट वाज द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 फर्स्ट एनफोर्स्ड। सो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पहली बार प्लांटेशंस में कवर हुआ था। ये प्लांटेशंस में, प्लांटेशन लेबर एक्ट में जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर सबसे पहले ये अप्लाई हुआ था और इन द ईयर 1975 में अप्लाई हुआ था। सो आंसर वुड बी सेकेंड। अब ये क्वेश्चन, the appropriate government is empowered under section 7 of the Equal Remuneration Act 1976 to appoint authorities for hearing and deciding claims and complaints person not below the rank of। ये क्वेश्चन आई थिंक जुलाई 2019 में आया था, तो मैंने आपको सेक्शन 7 में अभी आपको बताया कि उसमें क्या होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट करती है फॉर हेयरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स, और वो अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर, एंड द आंसर वुड बी लेबर ऑफिसर। थर्ड क्वेश्चन,
दिसंबर 2019 में ये आया है। सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस, एंड द आंसर इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। सी फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे अगर लेजिस्लेशंस की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जितने भी हमारे सिलेबस में लेजिस्लेशंस दिए हैं उन लेजिस्लेशन में से मोस्टली हर लेजिस्लेशन को कवर किया जाता है नेट के एग्जाम में। तो और उसमें से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक या कभी कभी 2-3 क्वेश्चंस भी आते हैं, बट बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा डीपली पढ़ने की ज़रूरत होती है। और आई होप आपको ये वाला जो लेजिस्लेशन है वो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल एक्ट है, छोटा सा एक्ट है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ, एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे तो जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।